चलिए 5 घंटे की मतगणना के बाद, 5 घंटे की काउंटिंग के बाद सुबह 8 बजे मतगणना शुरू हुई और अब दोपहर के 1 बज चुके हैं। 5 घंटे बाद अभी क्या स्थिति है? 127 सीटों पर इस वक्त जो है बीजेपी आगे, एनडीए आगे। रुझानों में एनडीए को स्पष्ट बहुमत, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा 122। ये 5 घंटे की मतगणना के बाद हम आपको बता रहे हैं। 5 घंटे बाद स्थिति अभी फिलहाल 127 सीटों पर एनडीए, और अब जो है महागठबंधन जो है वो अब 106 है। अभी 103 लिखा गया, लेकिन अब 106। ये पल पल स्थिति बदल रही है। बिहार में अन्य 11 सीटों पर आगे चल रहे हैं। ये पल पल स्थिति बदल रही है, क्योंकि अभी भी कहा जा रहा है कि कई राउंड्स की काउंटिंग अभी बाकी है, चीजें अभी और ज्यादा बदल सकती है। तो ये मैच सुपर ओवर तक जा सकता है शायद, संभवतः, इससे भी इंकार नहीं किया जा सकता। ये मैच सुपर ओवर तक भी जा सकता है, लेकिन अभी कम से कम हम कह सकते हैं कि अच्छा, वाल्मीकि नगर सीट से जेडीयू के धीरेन्द्र प्रताप सिंह आगे चल रहे हैं। ये थोड़ा ब्रेकअप भी हम आपको दे रहे हैं, जो हाई प्रोफाइल सीट्स हैं। गया टाउन से बीजेपी के प्रेम कुमार आगे, जो कृषि मंत्री प्रेम कुमार, जो कह रहे हैं कि पार्टी तय करेगी नीतीश सीएम होंगे या नहीं। इसके अलावा बेलागंज सीट से आरजेडी के सुरेंद्र यादव आगे चल रहे हैं। 127 सीटों पर एनडीए आगे चल रहा है, 105 सीटों पर महागठबंधन आगे चल रहा है। अभी भी नेक एंड नेक फाइट इसको कहा जाए या ना कहा जाए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 5 घंटे की काउंटिंग जरूर हो चुकी है, 5 घंटे से ज्यादा की काउंटिंग इनफैक्ट, लेकिन अभी भी कई राउंड्स की, कई दौर की काउंटिंग अभी बाकी है। नतीजा पलट भी सकता है क्या? मतलब अभी कुछ और बचा है? अमन, अभी जो इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल इस बार का है, कोरोना की वजह से काउंटिंग का बहुत स्लो है। अभी तक थोड़ी देर पहले तक मैं देख रहा था 80 लाख वोटों की ही काउंटिंग हुई थी। अब धीरे धीरे स्पीड पकड़ रहा है उसी हिसाब से, और जो इलेक्शन कमीशन के सोर्स से वोट शेयर मिल रहे हैं वो भी लगभग दोनों गठबंधनों के बराबर पे हैं। 38% पे हमने अभी देखा एनडीए है और 36% पे महागठबंधन। और एक सोर्स अभी सुधीर जी बता रहे थे कि बहुत कम मार्जिन से बहुत सारी सीटें चल रही हैं, तो ऐसे में थोड़ा वेट करना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। मतलब अभी इतना स्लो नहीं होगा अमन, जितना अमेरिका का चुनाव नतीजे थे, इतना स्लो तो नहीं होगा। लेकिन बाकी चुनावों के मुकाबले इस बार के जो नतीजे हैं वो थोड़े से स्लो ज़रूर हैं। और अगर रुझानों की बात करें तो रुझानों में एनडीए बहुत आगे चल रहा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इस समय आप नोट कर लीजिए 74 सीटें ऐसी हैं जहां अंतर 1000 वोटों का है या उससे भी कम है। 74 सीटें ऐसी हैं जहां अंतर 1000 से भी कम का है, और ये जो 1000 वोटों का अंतर होता है इतना कम है कि ये सीटें कहीं भी जा सकती हैं। 74 तो ऐसी हो गई। इसके अलावा 42 सीटें ऐसी हैं जहां 500 से भी कम वोटों का अंतर है, यानी ये तो और भी करीब है। यानी मुकाबला अभी अपने अंतिम दौर में पहुंचा नहीं है, और इसे आप आईपीएल के मैच की तरह समझिए। अभी हम आखिरी ओवर्स में आए हैं, लेकिन अभी भी मुकाबला बहुत कड़ा है। ये आंकड़े हमें चुनाव आयोग की वेबसाइट से मिले हैं, इसलिए ये इन पर आप विश्वास कर सकते हैं। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर ये सारे आंकड़े हैं, और ये आंकड़े कुछ मिनट पुराने हैं, लेकिन इनसे आप ये समझ सकते हैं कि स्थिति स्पष्ट होने में अभी और समय लगेगा। इस समय लगभग 1 बज गया है। आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि ठीक है, आपको अब तस्वीर सामने आ गई, आपको नतीजे पता चल गए, अब लंच वगैरह किया जाए, थोड़ी देर आराम किया जाए, फिर बाद में टीवी देखें। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हम लोग अभी यहाँ बैठे हुए हैं, और लंच अगर आपको करना भी है और कोई काम करना है तो टीवी के सामने बैठ के कर लीजिए, या अपने मोबाइल फ़ोन पर, या आप जिस भी डिवाइस पर हैं वहाँ पर आप सुनते रहिए, क्योंकि बहुत सारी सीटें अभी ऐसी हैं, जैसे हमने आपको बताया, जहाँ पर मुकाबला बहुत करीबी है। और हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ जी जुड़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है राठौड़ साहब। और इस बार एक अच्छी खबर है जो हम और आप शेयर कर सकते हैं। सुबह सुबह ऐसा ज़रूर लगा था जैसे बीजेपी इज़ ऑन अ शेकी ग्राउंड। आप तो खुद स्पोर्ट्समैन रहे हैं, तो शुरुआत के जो राउंड थे वो ऐसा लग रहा था कि बीजेपी इज़ नॉट स्कोरिंग ऑल दैट वेल, लेकिन धीरे धीरे बीजेपी ने पकड़ अपनी बना ली। और थोड़ा सा माहौल मुझे लगता है एग्जिट पोल्स ने भी ख़राब किया, जिससे एक बार को बीजेपी पर थोड़ा शक होने लगा था लोगों को, और ऐसा लगने लगा कि तेजस्वी यादव आपको काफ़ी हद तक सरप्राइज कर सकते हैं। तो आप भी इसी आशंका में थे? आपको विश्वास था कि बीजेपी जिस तरीके से क्लिनिकली इस बार चली है तो यही नतीजे आएंगे? आपका धन्यवाद, आपने अपने चैनल पे मुझे मौका दिया आके बात करने का। देखिए, ये लोकतंत्र की ताकत है, और इससे हमें खुशी ही होनी चाहिए कि इस लोकतंत्र की ताकत में
बिहार में जहां हमारा पिछले 3 बार से लगातार एनडीए का शासन रहा है, उसके बावजूद भी वहां पर एक स्वतंत्रता है सभी को, सोच की भी और उस विचार को अपने मतदान के प्रति कन्वर्ट करने की भी। बंगाल की तरह नहीं है जहां पर आने वाले समय में एक बहुत मैं कह सकता हूं बहुत घमासान एक चुनाव होने वाला है। लेकिन वापस आता हूं बिहार पर, ये एक देश को एक ऑप्शन है आज प्रधानमंत्री मोदी के अंदर, जो सुशासन घर घर तक पहुंचा सकते हैं, जो देश का पैसा घर तक आ सकता है। और उसी कड़ी के अंदर शायद बिहार ये बात जान गया है कि दोनों सरकारें जब एक ही मानसिकता की होती हैं, एक ही विचार की होती हैं और आपस में उनमें समन्वय होता है तो काम और बेहतर होता है। जिस तरह से अस्पताल, सड़कें ये सब बनी, ये जनता देख रही है। हालांकि जो कोविड हुआ, जो चुनौती पूरे दुनिया के सामने आई, उस चुनौती का भी एक राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करी कुछ लोगों ने, उसको खूब बनाने की कोशिश करी। यहाँ तक कि जो सुशासन अपने अपने राज्यों में करना चाहिए था, जिस तरह से जो बिहार के लोग काम करने दूसरे राज्यों में गए हुए हैं, उनको वह संभाल करनी चाहिए थी, वो भी नहीं करी। और कहीं ना कहीं उनका राजनीतिक उसके अंदर मंशा थी उन लोगों की, उस बैड गवर्नेंस के अंदर। वो भी जनता ने देखा कि किस तरह से कोविड का भी फायदा उठा के राजनीतिक पार्टियां इस्तेमाल कर रही थी। इन सबको देखते हुए बिहार की जनता ने अपना जो मतदान है वो कर दिया है और उसके नतीजे आपके सामने आ रहे हैं। कहाँ लोग कोशिश में थे कि किसी तरह चुनाव के रिजल्ट आने से पहले पहले पूरा माहौल बिगाड़ दें, बीजेपी को नीचे दबा दें, लेकिन ये नहीं संभव है क्योंकि जनता बीजेपी के साथ है और ये पूरा देश में है। तो आपको लगता है राठौर साहब कि बीजेपी ने हाल ही में कई बड़े राज्य हारे हैं, राजस्थान हारा, महाराष्ट्र हारे और मध्य प्रदेश हारे, वहां से इस बार कम से कम सीख लेते हुए दिस टाइम यू गॉट इट एब्सोल्युटली राइट? मुझे इंटरेस्टिंग लगता है जिस तरह से पेश करते हैं। ये आपका जो एक्सपर्ट मीडिया कर्मी है, आपका काम है इस तरह से पेश करना। हम महाराष्ट्र हारे नहीं थे, हम जीते थे। वो तो वहाँ का जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर इस तरह से हुआ, वो बात सब जानते हैं। हम मध्य प्रदेश भी बिल्कुल मात्र एक आध वो सीट से हम आगे पीछे हुए थे, वो भी वापस हमारे पास है। राजस्थान की जनता आज त्रस्त है क्योंकि विपरीत दिशा में राजस्थान की सरकार खींच रही है। जहां पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी जी की जो पॉलिसीज हैं उनका फायदा उठा रहा है, राजस्थान विपरीत दिशा में चल रहा है। तो राजस्थान की जो जनता है वो त्रस्त है उसमें। तो बिहार की जनता, मुझे यकीन है कि उनको इस बात का भी एहसास था, समझदार है, एहसास था। और मुझे यकीन है कि हालांकि मतगणना को कुछ समय और है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है, जिस तरह से आपको भी मन ही मन यकीन है कि बीजेपी और एनडीए पूर्ण बहुमत से सरकार बिहार में बनाएंगे। राठौर साहब, मैं थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था आपके बारे में, तो मैंने देखा कि आप जो है डबल ट्रैप शूटिंग करते थे, तो उसमें एक साथ 2 निशाने साधने होते हैं। तो बीजेपी के सामने भी इस बार एक्चुअली बिहार में 2 ही निशाने थे। एक तो ये कि नीतीश कुमार को स्थापित करना था दोबारा से, और दूसरा आरजेडी की जो एक लहर जैसी दिख रही थी तेजस्वी यादव की, उसको रोकना था। तो ये दोनों काम कैसे कर पाए? देखिए, भाजपा का जो विचार है, जो सोच है, उसमें पूरे लोकतांत्रिक तरीके से हर विचार को, हर पार्टी को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए कानूनी तौर पे, विद इन रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ दिस कंट्री। और उसके तहत अगर कोई युवा नेता अपनी पार्टी को आगे खींचना चाहता है, पुरानी जो इमेज है उसको सुधारना चाहता है, तो उनको पूरा मौका मिला था। लेकिन ये भी सच है कि आज जो ऑप्शन न केवल बिहार को बल्कि पूरे देश के सामने है, वो बहुत ऑप्शन अपने आप में बहुत सुदृढ़ है, बहुत स्ट्रांग है। उस ऑप्शन तक पहुंचना, वो स्तर प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतना ऊंचा कर दिया है, नीतीश जी ने अपना इतना ऊंचा कर दिया है बिहार में, उस स्तर तक पहुंचना बहुत मुश्किल है दूसरी पार्टीज के लिए। तो ग्राउंड फील्ड खेल के मैदान की और राजनीतिक मैदान की खुली है, लेकिन उसमें खेलना आसान नहीं है और ये लोकतंत्र के लिए अच्छा है। राज्यवर्धन राठौर जी, मैं अमन बोल रहा हूं, अमन चोपड़ा। एक सवाल ये, तेजस्वी यादव ने जो कंपटीशन दिया,
या जिस तरह की फाइट तेजस्वी यादव ने दी, जीते आप लोग हैं लेकिन हारे शायद तेजस्वी भी नहीं है। तेजस्वी की परफॉर्मेंस या उन्होंने जिस तरह की परफॉर्मेंस है, उन्होंने जिस तरह की फाइट दी, आप उसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि 104 पर है महागठबंधन। देखिए, पिछली बार जितना महागठबंधन को मिला था उससे तो कम है अभी। और जहां तक बात रही हार और जीत की, तो जीतता तो एक ही है और बाकी सब पहले नंबर पे हारते हैं या दूसरे नंबर पे हारते हैं, लेकिन हार तो सभी की होती है। ये भी सच है कि हमारे लोकतंत्र के अंदर अलग अलग विचारधाराएं होनी चाहिए, अलग अलग पार्टियां होनी चाहिए, हमारे जो मतदाता हैं उनके पास अलग अलग ऑप्शन होने चाहिए, और उसके लिए लोकतंत्र के लिए अच्छा है। नमन जी, एक और सवाल राज्यवर्धन सिंह राठौर जी, बीजेपी अकेले चुनाव लड़ती तो शायद और बेहतर परफॉर्म नहीं करती, ये एनालिसिस था, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर थोड़ी नाराजगी रही। 71 सीटें पिछली बार 2015 में उन्होंने जीती थी, अभी जो मेरे सामने फिगर्स हैं वो 49 है। बीजेपी ने बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी है, 53 से बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया पिछली बार 53 से। नीतीश की वजह से एनडीए को नुकसान? देखिए, जो लोग ये बात कहते हैं उन्हें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि पिछले 15 साल से नीतीश जी हैं, और जो हाल बिहार का था उस समय, उसमें से निकाल के लाने वाले व्यक्ति भी नीतीश जी ही हैं। और दूसरी बात जो सब लोग ध्यान में रख सकते हैं कि राजनीति हो या अपना जीवन हो, उसके अंदर कमिटमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। जब आप किसी का साथ देते हैं तो साथ छोड़ते नहीं हैं, उस साथ में रहते हैं। और शायद इससे बढ़िया और क्या अवसर हो सकता था देश को जानने का, कि जब मौका है बीजेपी को अकेले जाने का, राजनीतिक तौर पे जो कह रहे हैं कि फायदा हो सकता था, लेकिन नहीं, हम अपने कमिटमेंट के साथ करेंगे, चलेंगे, हम अपने अलाइज के साथ चलेंगे, जिन लोगों ने हमारा हमेशा साथ दिया हम उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। एक बड़ा फैक्टर आपके हिसाब से एनडीए की जीत अगर होती है, जो कि लगभग तय लग रहा है, हालांकि कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक बड़ा फैक्टर आपके हिसाब से, कई मुद्दे थे, चीन था, गलवान भी था, पाकिस्तान, 370, राम मंदिर, कश्मीर, सुशांत सिंह राजपूत, कई सारे मुद्दे थे। एक बड़ा मुद्दा आपके हिसाब से, एक बड़ा फैक्टर इन नतीजों का? देखिए, गुड गवर्नेंस के अलावा और बाकी सारे फैक्टर्स फीके पड़ते हैं। एक मन में विश्वास वोटर के कि मैं जिसको जिम्मेदारी दूंगा वो जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाएगा, सुशासन रहेगा, एक गुड गवर्नेंस रहेगा। उस गुड गवर्नेंस में ये सारी चीजें आ जाती हैं कि मेरी रक्षा भी हो, उसमें मेरा जो देश का पैसा है वो मेरे पास तक भी पहुंचे, मेरे जब बुजुर्ग माता पिता बीमार हो तो मेरे को देश मेरे साथ खड़ा हो, मेरे को आयुष्मान भारत जैसी योजना मेरे को मिले तो मैं आगे बढ़ पाऊँ। अगर मैं कोई गरीब व्यक्ति हूँ जिसका कोई सहारा नहीं है, तो ये हो कि हाँ, मेरे लिए देश है जो मेरे सर के ऊपर छत लगा सकता है। महिला हो तो मान सम्मान, काम करने वाला हो, रेडी लगाता हो तो उसके लिए भी प्रधानमंत्री सोचता हो। ये गुड गवर्नेंस में आता है। इट इज एन ऑल इनकम्पसिंग, मन में विश्वास, ये बहुत बड़ी चीज है कि हाँ, जिसको मैं वोट दे रहा हूं उस पर मुझे पूरा भरोसा है, तो बहुत बड़ी बात है। मतलब वोट सुशासन पर या ब्रांड मोदी पर? बस एक आखिरी सवाल, सुशासन पर या ब्रांड मोदी पर? सुशासन एंड ब्रांड मोदी आर सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर, ये पर्याय हैं एक दूसरे के। प्रधानमंत्री मोदी जी के आते ही राजनीति बदल गई पूरे भारत की। उन्होंने स्तर इतना ऊंचा कर दिया कि दूसरी पार्टी पहुंच ही नहीं पा रही। कितने ही 1.0, 2.0, 3.0, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं कितना ही कर लो, और जिसने उनको साथ में पकड़ा वो डूबा, यूपी में डूबे, अब बिहार में डूबे। ठीक, समझदार है ना आप सब जी। बहुत बहुत शुक्रिया राज्यवर्धन सिंह राठौर जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, आपने सर समय निकाला। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.